नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए साइंस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है, डिटेल एमसीक्यूज़, उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट सभी साइंस के हर टॉपिक हो, चाहे वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स या फिर कोई बायोलॉजी का टॉपिक हो, सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा डिटेल में। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जो अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, इनमें से लास्ट में आपके लिए क्विज भी है, उस क्विज को भी जरूर सॉल्व करके जाइएगा। आपके रेलवेज, आने वाले रेलवेज के एग्जाम हो गए, यूपी या फिर कोई भी एसएससी का एग्जाम, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी वीडियो। तो विद्युत चुंबक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको बनाने के लिए को किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मेनली आयरन का उपयोग किया जाता है, तो लोहे का उपयोग किया जाता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन Fe से होता है। अगर चुंबकशीलता की बात करें तो इसका मात्रक होता है हेनरी पर मीटर। एल्यूमिनियम की चुंबकशीलता लोहे से कम होती है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव को आप अनुभव कर पाएंगे, उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत चुंबक बनाने के लिए मुख्यतः आप आयरन का इस्तेमाल करते हैं। अगला, विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए आप एमीटर का यूज करेंगे। किसका? एमीटर का। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही, एमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर आपसे बाकी ऑप्शन जैसे बैरोमीटर लिखा है, इसकी बात की जाए तो ये वायु दाब, एयर प्रेशर को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्टीमीटर दूसरे पर लिखा है, ये विमान की जो ऊंचाइयां वगैरह होती है उसको नापने में मदद करता है। और फेदोमीटर यहाँ पर नहीं है, फेदोमीटर समुद्र की गहराई के मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगला, माइका जिसको अभ्रक कहते हैं, किस काम में लाया जाता है? तो माइका या मीका, आप जो भी प्रोनाउंशिएट करना चाहें, ये विद्युत उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइका का ध्यान रखिएगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक बिजनेस है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। माइका का उपयोग विद्युत उद्योग में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन भारत में ही होता है। ठीक, अगला, हैजा, ये हैजा का कारण क्या है? तो व्हाट कॉज्ड कोलेरा? कोलेरा हैजा का कारण होता है जीवाणु, बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है हैजा, जो कि पेट में ऐंठन वगैरह उत्पन्न करती है। हैजा जो किस जीवाणु से होता है? तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से हैजा बीमारी होती है। इसका संक्रमण खाने की वस्तुओं और मक्खियों द्वारा होता है। उल्टी और दस्त लगना इसके जो लक्षण है मुख्यतः वो है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? तो इनमें फॉसिल फ्यूल का उदाहरण कोयला गैस है। कौन सा? कोयला गैस। कोयला गैस फॉसिल फ्यूल का उदाहरण है। कोयला पेड़ पौधों तथा जीवों के जीवाश्म का ही एक रूप है। कोयले के भंजन आसवन विधि से कोल गैस का निर्माण होता है, जिसको कोयला गैस भी कहते हैं। ठीक, अगला, संवेग की वही इकाई है जो डैश की है। तो मतलब इनमें से किसकी इकाई संवेग जैसी है? तो संवेग की इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये किसकी इनमें से इकाई है, ये आपको देखना है। तो इम्पल्स की इकाई यही होती है। अगर इम्पल्स को मैं आई से रिप्रेजेंट कर दूं, वैसे सिर्फ समझाने के लिए है, आई से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये होता है, तो फोर्स अपॉन में टाइम। फोर्स अपॉन में टाइम अगर आप करेंगे तो इम्पल्स के बराबर ये होता है, मतलब रेट ऑफ
अप्लाइंग फोर्स, ये इसकी डेफिनेशन है। और अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो mg या ma से आप फोर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। मतलब इम्पल्स इनमें क्या है, इम्पल्स संवेग के वेग के बराबर है, मोमेंटम के वेग के बराबर है। और मोमेंटम किसका, मोमेंटम को अगर p से दिखाएं तो इसका फॉर्मूला होता है mv। m मतलब होता है द्रव्यमान, v मतलब होता है वेग या फिर वेलोसिटी। ठीक, संवेग और आवेग का मात्रक समान होता है। इसमें आवेग मतलब इंपल्स की बात की जा रही है। विशिष्ट ऊर्जा जिसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। उष्मा चालक का वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन इसका उपयोग, इसकी इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर का इस्तेमाल चुंबकीय फ्लक्स के इकाई के रूप में किया जाता है। प्रदीप्ति घनत्व लक्स का उपयोग प्रदीप्ति घनत्व के मात्रक के रूप में या इकाई के रूप में किया जाता है। अगला, पृथ्वी के केंद्र पर g, छोटे g की बात कर रहे हैं। छोटे g का मान क्या होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर छोटे g का मान 0 होता है। वैसे अगर अर्थ के सरफेस पर बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर बड़े g की बात करें तो वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसकी है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया लेकिन आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और जी की वैल्यू सरफेस पे ये होती है, सेंटर पर 0 होती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर वही सब लिखा गया है। यहाँ लिखा है पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू 0 होती है। पृथ्वी के या फिर तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। चाहे धरती के सरफेस से आप ऊपर जाएं या नीचे, दोनों तरफ इसका मान घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ता है और घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान घटता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अर्थ को कुछ इस प्रकार से रोटेशन की तरफ दिखाएं तो ये हो जाएंगे पोल। पोल पर घूर्णन गति सबसे कम होती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर जी का मान कम होगा और सबसे कम पृथ्वी की सरफेस में पोल में जी का मान होगा। ठीक, इस प्रकार से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। पृथ्वी तल पर ध्रुवों का मान जी का जो मान है ध्रुवों पर, ये विषुवत रेखा से न्यूनतम होता है, या आप कह सकते हैं पूरी अर्थ में सबसे कम, अर्थ सरफेस में सबसे कम छोटे जी का मान कहाँ, ध्रुवों पर ही होता है। अगला, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफॉर्मर है। तो एक ट्रांसफॉर्मर जो कि रिड्यूस करे मैग्नीट्यूड अल्टरनेटिव वोल्टेज का, तो इनमें कौन सा होगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जो कि AV मतलब अल्टरनेटिव वोल्टेज को डाउन रिड्यूस करने के लिए, उसकी वैल्यू रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप अप बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा उपकरण है जिसके बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहन बल का मान घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो अल्टरनेटिव वोल्टेज है उसकी वैल्यू घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ट्रांसफॉर्मर केवल AC पर काम करता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला, उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है कहा जाता है। तो उस करंट को जो कि डायरेक्शन अपनी बदल लेती है एक सर्टेन टाइम के बाद, उसको क्या कहते हैं, तो उसको AC कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक, तो ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलती रहती है उसको AC धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलती उसको डिस्ट धारा या फिर
डीसी कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा विद्युत विच्छेदन नहीं हो सकता। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा के समान संचायक सेल में संचित नहीं किया जा सकता और विद्युत चुंबकों में केवल दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए 3 ई बुक है। एक स्टैटिक जीके का रामबाण ई बुक, करंट अफेयर की ई बुक और सामान्य विज्ञान की ई बुक। अगर आप इनको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। सभी ई बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके लिए प्रीवियस ईयर बेस्ड ई बुक बनाई गई हैं। सबसे बेस्ट ई बुक है। अगर आप इनको परचेज करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को अगर कोई भी दिक्कत हो तो सॉल्व कर सकते हैं। अगला, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति क्या है? तो ये ट्रांसफॉर्मर ही है, जो कि हम ऐसा डिवाइस है जो कि स्टेबलाइज करता है वोल्टेज सप्लाई को पावर हाउस से जो लोगों के घरों में जाती है। तो बी ऑप्शन सही। जनरेटर क्या होता है? तो एक ये ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये विद्युतीय चुंबकरण प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर क्या है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि एसी को निम्न से निम्न तथा निम्न एसी को उच्च एसी में बदल देता है। उच्च को निम्न, निम्न को उच्च में। ठीक। अगला, खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप खगोलीय पिंड जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनको ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब रेन गेज की बात करें तो वर्षा को मापने में, वर्षा की मात्रा को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। विस्कोमीटर ये द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए उपयोग में होता है। और साइटोट्रोन ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है इसका यूज करके। मैनोमीटर गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है इसके माध्यम से। अगला, ओजोन परत का कार्य क्या है? तो ओजोन परत, ओजोन जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो पैराबैंगनी किरणें हैं उनको वहीं रोक देता है। तो सूर्य से आने वाली हानिप्रद पैराबैंगनी किरणों को फिल्टर करने का कार्य ओजोन परत करती है। ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक। ओजोन परत सूर्य की हानिप्रद पैराबैंगनी किरणों को रोकती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग से ओजोनों को क्षति हो रही है। अभी हाल ही की रिसर्चों में ये पता चला है। अगला, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है। तो जलता हुआ जो विद्युत बल्ब है उसमें जो तंतु है उसका सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो सामान्यतः तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बल्ब में निष्क्रिय गैस आर्गन और नाइट्रोजन भरा होता है। अगला, 1 गैलन का मान होता है। तो 1 गैलन का मान कितना होता है? तो ये 3.875 लीटर होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 गैलन का मान 3.875 लीटर होता है। 1 लीटर का मान 0.2642 गैलन होता है। 1 वर्गमील 640 एकड़ के बराबर होता है। 1 कैरेट ये 205.3 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 पाउंड 453.52 ग्राम के बराबर होता है। अगला, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? तो कंप्यूटर में जो कोई शब्द है इसको हम बिट्स के माध्यम से मापते हैं। तो बिट्स याद रखिएगा, बिट्स के माध्यम से शब्दों की लंबाई को हम मापते हैं। ये 0-1 से अगर हम बाइनरी फॉर्म में देखें, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी फॉर्म को ही समझता है, मशीन लैंग्वेज को ही समझता है और मशीन लैंग्वेज 0-1 के फॉर्म में काम करती है। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट्स से मापी जाती है।
कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है और विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक है और रिकॉर्ड का संग्रह फाइल कहलाता है। अगला, वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? तो वर्षा के बाद जो इंद्रधनुष बनता है उसका कारण है अपवर्तन, पूर्व, आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। अगर एक आपसे पूछ लिया जाए तो डिस्पर्जन आप नॉर्मली लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सभी रीजनों की बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, टोटल इंटरनल परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है और विक्षेपण भी होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वर्षा के बाद जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है उसमें 3 घटनाएं होने के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगर इंद्रधनुष के प्रकारों की बात करें तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष है, दूसरा द्वितीय इंद्रधनुष है। और प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर दिखाई देता है। इसमें अंदर बैंगनी किरण आंख पर 40 डिग्री 8 मिनट तथा बाहर वाली लाल किरण 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। ठीक, अगर द्वितीय इंद्रधनुष की बात करें, जब बूंदों पर आपतित होने वाली जो सूर्य की किरणें हैं 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन कर लेती हैं तो वो द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। इसमें जो बैगनी अभी अंदर हो रहा था, अब जो बैगनी है ये बाहर की तरफ बनेगा और अंदर की ओर लाल रंग का निर्माण होता है। विबग्योर है ना, उसी हिसाब से सीक्वेंस में समझिएगा। बाहरी वाली जो बैगनी है ये इसका जो आंख से कोण है ये 54 डिग्री 52 मिनट होता है और अंदर वाली जो किरण है, अंदर वाली जो लाल रंग की किरण है ये 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। अगला, जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम ये पछुआ पवने हैं, उच्च स्तरीय पछुआ पवने हैं। कौन? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम ध्यान रखिएगा, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता चालीसा या प्रचंड 50 या चीखता 60 के नाम से जाना जाता है। अगला, सुपरसोनिक, ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमान, विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो सुपरसोनिक की जो उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल की जो परत है, वायुमंडल की परत 5 भागों में डिवाइडेड है। इसमें समताप मंडल जो 2nd नंबर की है, अर्थ से स्ट्रेटोस्फीयर, ये सुपरसोनिक जो विमान है उनके उड़ान के लिए सबसे सुविधाजनक वायुमंडल की परत है। अगर इनको परतों को हम सीक्वेंस में करें तो अर्थ से अगर देखें तो पहला है हमारा ट्रोपोस्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा मीजोस्फीयर, चौथा आइनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। तो 5 लेयर में हमारा वायुमंडल डिवाइडेड है। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत समताप मंडल है। समताप मंडल की ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। इसमें ताप समान रहता है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण भी होता है जिसे मुलाभ मेघ के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला, रात्रि का अंधापन
किसकी कमी से होता है? तो रात्रि का अंधापन ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी आप कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। विटामिन बी का भी आविष्कार मैकुलन ने ही किया था। विटामिन सी का होलकट ने किया। विटामिन डी का हॉपकिंस ने किया। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, संक्रमण का खसरा और जीरोप्थेलिया नामक रोग होता है। विटामिन ए के स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, यकृत, जो मछली यकृत तेल है, इसके माध्यम से विटामिन ए प्राप्त होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है? तो उम्मीद कर रहा हूं अभी तक जो क्वेश्चंस मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी टीसीएस के द्वारा किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और उम्मीद कर रहा हूं आप इन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, और एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है आपके लिए वो आपको इंपॉर्टेंट लग रही होगी। लग रही है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट आपको दिख रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा, उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो जो इनमें से वाणिज्य कार्यों के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होगा? तो ये कोबोल नामक जो कंप्यूटर, कोबोल जो भाषा का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर में जो कोबोल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो वाणिज्यिक कार्यों के लिए, कमर्शियल वर्क के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में यूज़ की जाने वाली कोबोल भाषा वाणिज्यिक कार्यों के लिए यूज़ होती है। बेसिक नॉर्मल अंग्रेजी लैंग्वेज होती है। पास्कल ये कुछ एल्गो और बेसिक चीज़ों से मिलकर बनी हुई एक लैंग्वेज होती है। और फोर्ट्रॉन, इसको आईबीएम के द्वारा डेवलप किया गया था और ये भी कंप्यूटर के लिए रिसर्च वगैरह फील्ड में इस्तेमाल की जाती है। अगला, दही को बिलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो दही को जब उसमें मथते हैं, मथने के बाद मक्खन निकालते हैं, उसमें हम अपकेंद्रक बल का इस्तेमाल करते हैं, अप सेंटर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। दही को बिलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के अपकेंद्र बल के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गमन करती है तो इस बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, मतलब सेंटर में एक फोर्स लग रहा है, वृत्ताकार लग रहा है। और ये मथानी का आप यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे अगर आपने घर में किया होगा तो। या वॉशिंग मशीन जब कपड़े सुखाने के लिए जब इस्तेमाल होता है तो वो भी एक प्रकार का अपकेंद्रीय बल होता है। दूध से मक्खन निकालने वाला हमने समझ ही लिया। तो ये सारे अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। अगला, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई थी? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई ये 1971 से लागू की गई थी। ध्यान रखिएगा, जैसे मीटर लंबाई की है, ये 1971 से इसको पूरा इस्टेब्लिश किया गया था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। मूल मात्रक 7 हैं। एसआई जो पद्धतियां हैं वो 7 हैं। कौन कौन सी? लंबाई को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीटर का, द्रव्यमान को नापने के लिए किलोग्राम का, समय को नापने के लिए सेकंड का, और जो करंट है उसको, धारा को नापने के लिए एम्पियर का, और रेजिस्टेंस को नापने के लिए ओम का। ये सारी एसआई मात्राएं हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी मात्राएं हैं, जैसे दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, और दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का भी उपयोग किया जाता है। बल का सीजीएस पद्धति मात्रक डाइन है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। और अगर सीजीएस मात्रक कार्य की बात करें तो ये अर्ग है, और एसआई मात्रक इसका जूल है। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर के द्वारा की गई थी। प्रकाश की चाल कांच में 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, और जल में प्रकाश की चाल
2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? अगर कमरे में चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ देंगे तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक, अगर एक चालू रेफ्रिजरेटर, बंद कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएंगे तो गर्म हो जाएगा धीरे धीरे। रीजन है प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है और तांबे की एक उष्मा कुंडली में द्रव फ्रियोन भरा होता है जो कि वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी हीट बाहर निकलती है। तो जो हीट निकलती है बंद कमरे में वो वहाँ रहेगी तो ठंडक कम गर्मी ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से रिजल्टेंट होगा कि कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अगला, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाते हैं। तो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण हो जाता है। अगला, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग सिर्फ दिखाई देता है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है प्रकाश की सूर्य की। कोरोना एक्सरे उत्सर्जित करता है, उसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। तो जो कोरोना है वो एक्सरे उत्सर्जित करता है और उसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। अगला, प्राथमिक रंग क्या है? तो प्राथमिक रंग ये वो रंग है जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, मतलब वो खुद से उत्पन्न हुए हैं, उनका यूज करके आप दूसरे रंगों को बना सकते हैं, उनको कहते हैं प्राथमिक रंग। तो ऐसे रंग है जो अन्य रंगों के माध्यम से उत्पन्न ना किए जाएं, उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। जैसे कि लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला का प्रयोग किया जाता है। अगला, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता का तत्व है। तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कार्बन 14 का। ठीक, वैसे कार्बन 12 होता है, लेकिन कार्बन 14 क्या है? कार्बन 14 एक आइसोटोप है कार्बन का। ठीक, तो कार्बन 14 क्या होता है? नंबर सेम और मास अलग होगा, उसको कार्बन 14 कहेंगे। ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक है कार्बन का, और ये एक बी उत्सर्जक है और इसका उपयोग रेडियोधर्मिता के लिए किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इनमें अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपित पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था, जो कि रशिया के द्वारा, उस समय पर रशिया यूएसएसआर का एक पार्ट था, उसके द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। अगला, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये पेस मेकर है, जो कि हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाने वाला उपकरण पेस मेकर है। यह पेरिकार्डियम नामक जो एक थैली है उसमें सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 4 भागों में डिवाइड होता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में लगभग 70 मिली रक्तचाप या रक्त पंप हो जाता है। और थायरॉक्सिन या एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय को धड़कने में मदद करने वाले हार्मोन हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा
पदार्थ अत्यधिक कठोर और अत्यधिक तन्य होता है, तो इनमें अत्यधिक कठोर और अत्यधिक तन्य ये टंगस्टन नामक धातु होता है, जिसका बल्ब में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। टंगस्टन पदार्थ अत्यधिक कठोर और अत्यधिक तन्य होता है। हीरा को वायु की अनुपस्थिति में 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में बदल जाता है। टंगस्टन का संकेत, टंगस्टन को हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसका गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का एक मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का ही इस्तेमाल किया जाता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में स्थित देगाना खान से होता है। अगला, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ग्रहों के गति के नियम को केपलर के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया। इनके द्वारा ही टाइम पीरियड को उनकी जो पाथ का एवरेज है उसके क्यूब के इक्वल टू बताया गया था। तो ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया। प्रत्येक जो ग्रह है वो सूर्य के कुछ इस प्रकार से एक कक्ष में घूमता है, परिक्रमा करता है, और प्रत्येक ग्रह का एक क्षेत्रीय वेग नियत होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब सूर्य निकट होता है तो उसका वेग अधिक होता है, जब दूर होता है तो उसका वेग कम होता है। और इसका जो काल है वो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। मैंने आपको बता दिया, ये r⁻³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, अगला, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत लगभग 75% होता है। अब कैसे होता है देखिए, अगर शुद्ध सोने की बात करें तो 24 कैरेट होता है और हम 18% की निकाल रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 75% इसका आंसर आपको आ जाएगा। 3/4, 4 से इसे काटा 25, 25 दिया 75, है ना। तो बी ऑप्शन सही। 18 कैरेट सोना 75% का होता है। सोने का शुद्धतम रूप 24 कैरेट का होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सोना सबसे अधातुवर्ध धातु है, मतलब सबसे ज़्यादा फैलने वाला चादर के समान एक धातु है। 24 कैरेट स्वर्ण में 22 भाग सोना और शेष 2 भाग होता है। तो यहाँ पर जो 24 कैरेट स्वर्ण है उसमें 22 भाग सोना और शेष 2 भाग कुछ भी हो सकता है। FeS2 को झूठा सोना कहते हैं। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं होती? तो इनमें अदिश राशि कौन सी नहीं है? तो अदिश राशि इनमें, अदिश मतलब जिसकी कोई दिशा ना हो, और यहाँ पर जिसकी कोई दिशा ना हो उसमें भी नहीं, मतलब जिसकी दिशा हो, तो दिशा जिसकी हो वो विस्थापन है, जो कि दिशाओं पर निर्भर करता है। तो विस्थापन, इंग्लिश के मत देखिएगा, हिंदी के देखिएगा, इंग्लिश में कंफ्यूजन होगी। तो विस्थापन है जो कि अदिश नहीं है, मतलब ये सदिश है, सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इसका कैसे डायरेक्शन पर डिपेंड करता है? विस्थापन होता है अंतिम बिंदु से शुरुआत वाले बिंदु का कुल डिस्टेंस का सबसे छोटा डिस्टेंस आप निकालेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है वो कम भी आ सकता है। कैसे? जैसे एक पर्सन अगर सीधी लाइन पर चलता है और वापस आके वो ऐसे आ जाता है, तो उसने टोटल डिस्टेंस तो पूरी ये कवर की है, लेकिन वो पूरी नहीं नापी जाएगी, सिर्फ इतनी नापी जाएगी। तो डायरेक्शन पर डिपेंड करने वाली एक इकाई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। विस्थापन एक अदिश राशि नहीं है, मतलब ये एक सदिश राशि है। और अगर यहाँ पर अदिश राशियों की बात करें तो दूरी, चाल, समय, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, दाब, ताप, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। अगला, पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है और त्वरण 0.5 मीटर पर सेकंड है, और 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? तो 10 सेकंड के बाद हमारे पास ना गति के 3 नियम हैं, उनमें से किसी एक नियम को लगाना पड़ेगा। मैं तीनों आपको लिख के बताता हूँ। देखिए, V = U + AT, ये पहला नियम हो गया, मैं सबको बता दूंगा क्या है। दूसरा है S = U, इसको UT + ½ AT², ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा 2AS =
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूँ है क्या। वी क्या है, यह अंतिम वेग है। यू क्या है, प्रारंभिक वेग है। ए क्या है, ये त्वरण है। टी क्या है, समय है। एस क्या है, दूरी है। तो ये 3 हमारे फॉर्मूले हैं, इनमें हम किसको लगा सकते हैं। प्रारंभिक वेग हमको दे रखा है, मतलब यू आपको दे रखा है, और ए आपको दे रखा है, मतलब त्वरण दे रखा है, समय दे रखा है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि जो इसका फाइनल वेलोसिटी, जो 10 सेकंड बाद जो इसका वेग हो वो निकालना। तो फिर हमको पहला ही लगा लेना है, बाकी 2 की हमको ज़रूरत नहीं है। तो मैं दोबारा से इनको पहला लिख के सॉल्व करता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको लगाकर हम सॉल्व कर पाएंगे। v निकालना है, u कितना हमको दे रखा है 2, a कितना दे रखा है 0.5, और t कितना दे रखा है, t दे रखा है 10 सेकंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 5 और 2 कितना 7, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी कुछ अजीब तरीके से सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन आप यहाँ से सिर्फ देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से 2 गुनी है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा। तो ये आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जी बराबर होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या है, ये छोटा जी है, मतलब इसकी वैल्यू 9.8 है। ये तो बड़ा जी आपको पता है गुरुत्वाकर्षण जो स्थिरांक है वो है, और एम अर्थ का मास है, और आर रेडियस है, जो अर्थ की रेडियस है वो है ना। तो अब आप अगर उस पिंड के लिए निकालेंगे तो उसके लिए ए हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर एक्सीलरेशन को ए लिख देंगे, जी तो वही रहेगा क्योंकि उसके मास से कोई डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r स्क्वायर के बराबर हो गई। तो अब इसी को आप कंपेयर कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जी से जी कट गया, एम से एम कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो क्या हो गया, जी बटे में ए, ये जो 2 है 2 की पावर 2 है, मतलब 4 ऊपर पहुँच गया, 1 नीचे रह गया। इसकी वैल्यू डालेंगे 9.8, वो 4 नीचे आ गया और a यहाँ पर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 4 दूनी 8, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इससे आसानी से कर पाएंगे। एनसीईआरटी में ही ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक, तो G इक्वल टू बड़ा जी अर्थ का मास R का स्क्वायर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उस पिंड के मास से कोई मतलब नहीं होता। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है। तो 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, याद रख लीजिएगा। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहा जाता है। ठीक, अगला, खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक, और खगोलीय दूरबीन का आविष्कार केपलर के द्वारा किया गया था। अगला है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना या प्रोटीन का डेवलपमेंट करना। तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना ये राइबोसोम का कार्य है। कोशिका में राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र को सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। अगला, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। तो मेरुदंड से मनुष्य में 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती हैं। ठीक, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका तंत्र उसमें होती हैं, और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अगला, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो स्पाइनल कॉर्ड का संचालन केंद्र है, कहाँ पर, ये
स्पाइनल कॉर्ड में है, मेरुदंड में है। कहाँ पर? ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी ज़रूरत होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी ज़रूरत नहीं होती है? तो किसकी? इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और साथ साथ सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है और क्लोरोफिल, जिसको हरित लवक कहते हैं, इसकी ज़रूरत होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कर लेंगे तभी आपका आंसर ये डी होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की भी ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए ये भी गलत हो जाता। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन सही है अगर यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो। ठीक, अगला, सीमेंट में सेटिंग के समय नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है। तो सीमेंट में सेटिंग के समय जिप्सम को मिलाया जाता है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही। जिप्सम क्या है? तो जिप्सम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी की मात्रा में वेरी करके हम बनाते हैं, मात्रा को चेंज करके हम बनाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से जिप्सम को बनाया जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन नहीं है वह इनमें से कौन है? तो पादप हार्मोन इनमें कौन से नहीं है? तो देखिए, इनमें ऑक्सिन, इसको हटाइए, इंग्लिश में पढ़िएगा, ऑक्सिन है। इसको ऑक्सिन का फॉर्मूला, ऑक्सिन की स्पेलिंग ये है, ये भी पादप हार्मोन है। जिबरलिन भी है, साइटोकाइनिन भी है, लेकिन कॉर्टिसोन नहीं है। कॉर्टिसोन हमारे यहाँ पर एक प्रकार का लिक्विड होता है, उसको हम कहते हैं। तो ये पादप हार्मोन नहीं है, बाकी तीनों पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन में ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सभी के सभी हमारे पादप हार्मोन हैं। ठीक, डार्विन के द्वारा ऑक्सिन की खोज की गई थी, जो पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किया जाता है और यह खरपतवार को भी नष्ट करता है। जिबरलिन की खोज कुरोसबा के द्वारा की गई थी, यह पौधे में जो बौने पौधे होते हैं उनको लंबा कर देता है, इनके छिड़काव से जो फलों का आकार, फूलों का आकार है वो बढ़ जाता है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर के द्वारा की गई थी, यह बीजों को मजबूत बनाने में मदद करता है। साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो साइक्रोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। किसको? वायुमंडलीय आर्द्रता को हम साइक्रोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः mg प्रति डेल से मापा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक, तो रक्त ग्लूकोज का स्तर ये सामान्यतः mg प्रति डेल DCl से व्यक्त किया जाता है। रक्त समूह कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा 1900 में खोजा गया था और इसके लिए 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त हुआ था। मनुष्यों में जो रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन के नाम से जाना जाता है। अगला, प्रतिजन वह पदार्थ है जो, प्रतिजन इनमें क्या है? तो प्रतिजन इनमें प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीप्त करता है। तो प्रतिपिंड जो है उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, एंटीजन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एंटीजन क्या है? एंटीजन एक अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ एक एनवायरनमेंट है जो कि दूसरे के आने के बाद रिएक्ट करता है। मतलब अपने से अलग एनवायरनमेंट वाला जो सब्सटेंस है वो आता है तो दिक्कत होती है। जैसे एक बॉडी है, उसमें ए एंटीजन वाला खून बह रहा है, अगर उसे बी एंटीजन वाला खून आएगा तो खून ही तो है, लेकिन वो ए वाला उसके खिलाफ कार्य करने लग जाएगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ को बनाने लग जाएगा। तो एंटीजन क्या है? किसी अन्य के आने पर उसके खिलाफ कार्य करने वाला एक प्रतिपिंड या एक एनवायरनमेंट करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक, अगला, गलत को इनमें गलत देखना है, गलत कौन सा है? तो देखिए, अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो एल्युमिनियम होते हैं, टंगस्टन, ऑक्सीजन, ये तीनों सही हैं। लौह चुंबकीय ये निकेल, लौह और कोबाल्ट होते हैं, ये भी सही है। प्रतिचुंबकीय ये चांदी, नमक, हाइड्रोजन होते हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं है जो कि गलत है। अगला, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है उसमें ग्लूकोज में फाइनल चेंज
फाइनल पायरुविक एसिड के माध्यम से डेवलपमेंट होता है। तो पायरुविक एसिड ग्लूकोज में बदलता है। ठीक, अगला, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन द्वारा शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, शरीर में भोजन संचयन की तरह कार्य करता है और विटामिन सी का निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है और जंतुओं में बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। अगला, पल्मोनरी सिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है। तो पल्मोनरी सिरा या पल्मोनरी वेन ये हृदय से शुद्ध रक्त को लेके जाती है। हृदय से शुद्ध रक्त को ये लेकर जाने वाली, इसी को हम पल्मोनरी सिरा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी सिरा क्या है? ये हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करती है। किसका? हृदय से शुद्ध रक्त का संचार पल्मोनरी सिरा के द्वारा किया जाता है। शरीर में रुधिर का संचरण धमनी और सिरा के द्वारा किया जाता है। रुधिर कोशिकाएं धमनियों और सिराओं को जोड़ती हैं। धमनियाँ क्या होती हैं? जो रुधिर वाहिनियाँ हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती हैं, उन्हें धमनी कहते हैं। सिरा क्या होती हैं? वे रुधिर वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय में वापस लौटाती हैं, उसको सिराएं कहते हैं। लेकिन ये अशुद्ध खून को ही लाती हैं। लेकिन इकलौती ऐसी सिरा है, कौन सी? पल्मोनरी सिरा, जो कि शुद्ध रक्त का संचार करती है। ठीक, अब धमनी और सिरा में अंतर की बात करें तो रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाने वाली, इनको हम कहते हैं धमनियाँ। और अगर सिरा की बात करें, सिरा ये अंगों से हृदय में वापस लाती है। और धमनी लाल रंग की होती हैं, जबकि सिराएं नीले रंग या हरे रंग की होती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय भी कहा जाता है, अग्नाशय ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती है। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करने वाली ग्रंथि है। ये मानव शरीर में दूसरे नंबर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, उसके बाद पैनक्रियाज आती है। तो आपको ई बुक के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप ई बुक परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर में कॉल करके भी व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अब टेस्ट की बात करें तो हैज़ा का क्या कारण है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।